और कुछ दे दे, मर जाएगा। चलो चलो ऑल ऑफ गुड इवनिंग, करें क्लास स्टार्ट। चलो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? रण सिंह व दो शाखाएं चली थी, एक कौन सी? रावल और दूसरी। अब सुनो, पहले मैंने आपको बताया था कि पहले जो शाखा चलेगी मेवाड़ के अंदर और जिस शाखा के राजा शासन करेंगे वो शाखा होगी कौन सी? रावल शाखा। कौन सी शाखा? और रावल शाखा का अंतिम शासक होगा रतन सिंह। कौन सा सिंह? रतन सिंह। और उस रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात सिसोदा के राणा जाएंगे चित्तौड़, और चित्तौड़ पर क्या करेंगे? अधिकार। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट। अब सुनो अच्छे से, सैम सिंह के बाद जो आगे राजा बनेगा वो बनेगा सामंत सिंह। कौन सा सिंह? कौन सा सिंह? सामंत सिंह। सामंत सिंह को समझा दूं पहले, अच्छे से देखो बोर्ड पर। अब जो अगला राजा आ रहा है वो आ रहा है, बोलो कौन सा सिंह? और सामंत सिंह के समकालीन जो जो राजा थे अच्छे से देख लो। सामंत सिंह के समकालीन डोल ही डोल, नाडोल, और नाडोल में जो था वो था अलहण। कौन था? और अलहण का एक पुत्र था धुआंधार और खतर। कौन सा पाल? अरे बोलो कौन सा पाल? यही कीर्तिपाल नाडोल से जाएगा लोर ही लोर, और जालोर में चौहानों की शाखा चलाएगा कि नहीं चलाएगा, जो हमने पढ़ा भी था। अब देखिए अच्छे से, तीसरा राजा जो था अच्छे से देखना, वो था कहां का? अजमेर का। और अजमेर के जो राजा थे उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। कौन थे? और एक याद रखोगे, और रात ही रात, कौन सी रात रे? और गुजरात का राजा जो था वो तो था मूलराज द्वितीय। कौन था? कौन से वंश का? चालुक्य वंश का। कौन से वंश का? और इसका सेनापति जो था भीम सिंह नहीं, भीमदेव। कौन सा देव? भीमदेव। वो भी कितने नंबर का? सेकंड। ये सभी समकालीन राजा थे, बिल्कुल सभी, बिल्कुल सभी। ऑनलाइन जो अग्रिम भाग के जो स्टूडेंट हैं सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल राम स्वरूप जी, आपका कमेंट्स मेरे तक पहुंच गया। बिल्कुल देखिए अब अच्छे से। अब ये जो सब राजा मैंने लिखे ना, इन सब का समय काल बराबर था। बराबर का मतलब एक साथ शासन करते थे, अलग अलग। कंप्लीट ना? यानी जब मेवाड़ पर शासन कर रहे थे कौन से सिंह जी, उस समय नाडोल में राजा कौन था? अजमेर का कौन था? और गुजरात में कौन था? ये तो समझ में आ गया। अब सुनना, अब पृथ्वीराज द्वितीय की एक बहन थी। क्या थी? बोलो क्या थी? उस बहन का नाम था पृथ्वीबाई या प्रथाबाई। कौन सी बाई? पृथ्वीबाई या प्रथाबाई। ये पृथ्वीबाई प्रथाबाई बड़ी हुई तो पृथ्वीराज चौहान ने सोचा मेरी बहन का विवाह करना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने प्रथाबाई के लिए एक राजा संभाला, और राजा जो संभाला था वो संभाला, अच्छे से देखना, कौन से सिंह को रे? यानी सामंत सिंह के साथ रिश्ता तय किया पृथ्वीबाई का किसने? बोलो कौन से राज ने? उसके पहले अजमेर के पृथ्वीराज चौहान और कीर्तिपाल के बीच में क्या थी? अनबन, यानी मतभेद था। दोनों में थोड़ी बनती कम थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बहन
के विवाह हेतु चौहानों के जितने कितने भी छोटे मोटे सामंत सरदार जो थे उनको चावल भेजे कि भाई पहले कुकुपत्रियां नहीं जाती थी, चावल जाते थे, चावल भेजे, निमंत्रण भेजा कि भाई आपको शादी में आना है। सभी को भेजा, पर भेजा नहीं कौन से पाल को? कीर्तिपाल को। अब बच्चा लोग सभी छोटे मोटे चौहान सामंत गए। हाँ, गडबोर माता किसकी कुल देवी है? याद रखना, गडबोर माता भी जो है वो मेवाड़ की देवी ही बताया जाता है, मेवाड़ के गुहिलों की कुल देवी। और यही गडबोर माता का अवतार जो बताया जाता है वो बताया जाता है कालिका माता, जो मैंने आपको लिखाया है, मस्त रहो। अब सुनिए अच्छे से, देखते रहना। अब पृथ्वीबाई का विवाह सामंत सिंह के साथ तय हो गया। सामंत सिंह जी बिल्कुल तय तारीख के दिन विवाह करने आए कौन सी बाई से, और पृथ्वीबाई को बिया कर ले गए कौन? अब सुनना अच्छे से। अब कुछ दिनों बाद ये बात पता चली कौन से पाल को? कीर्तिपाल को, कि शादी में मुझे नहीं बुलाया, इसका मैं क्या लूंगा बदला। और आपको पता है ये आज तक हमारे राजस्थान में शादियों के समय तो झगड़ा चलता ही रहता है, सबसे बड़ा, कि उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया। और शादी में जो सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं वो कितने जने करते हैं? दो। एक तो फूफा, कौन? हाँ, वो फूफा आएगा ना तो ब्याह में भी पूरा फूफा ही करेगा, सही एक नहीं है। और दूसरा काका बाबा, कंप्लीट ना। अब सुनिए अच्छे से, काका बाबा का मतलब वही काका जी चाचा वगैरह। तो अब देना, अब देखना, सुनना अच्छे से। तो कीर्तिपाल ने भी दुश्मनी बांध ली किससे? पृथ्वीराज से, और कहा कि पृथ्वीराज ठोक कर मैं बदला लूंगा। पर अब आप 1 मिनट के लिए सोचकर बताओ, क्या ये कीर्तिपाल पृथ्वीराज को पराजित कर सकता है क्या? बहुत बढ़िया। तो कीर्तिपाल एक दिन, अब थोड़ा एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं, कीर्तिपाल रात को सो रहा था, नींद आ नहीं रही थी कि शादी में क्यों नहीं बुलाया, ठोकूंगा। अब वापस सो रहा था कि हाँ कल सुबह ही जाऊंगा सेना लेकर और ठोकूंगा। थोड़ी देर बाद वापस मन में आता कि यार वो मेरे से ताकतवर है, वीर है, योद्धा, वो मुझे बचेड़ेगा, नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वापस ख्याल आता कि उसने मुझे बुलाया, ठोकूंगा। अब आपको भी पता, कोई बात कोई रीजन होता है तो रात को हमें भी नींद, कभी इधर थाल खाते हैं कभी उधर थाल खाता है। पलंग पर सो रहा है तो पूरे पलंग पर राउंड अप 360 डिग्री के एंगल में घूम नहीं जाए तब तक सोने का मजा ही नहीं आए, सही एक नहीं है, एक्सपीरियंस बोलता है। इसलिए मुझे मेरे घर वाले नीचे आंगन पे सुलाता है, हाँ, प्योर आंगन पे चादर बिछा के ये आपके लिए बढ़िया पलंग है, या सो, जितना घूमना है आराम से घूमो। तो सुनो अच्छे से, आवाज नहीं रहा, एक झापड़ बढ़ेगी साला, पलंग से सीधे नीचे जाओगे और नीचे मिनका है। अब सुनो अच्छे से। तो बच्चा लोग अब आगे क्या होता है, बिल्कुल अब देखना। तो कीर्तिपाल को भी नींद नहीं आ रही थी, तो कीर्तिपाल ने कहा कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद सोचा, नींद आ नहीं रही थी, तो कीर्तिपाल ने कहा एक काम करूं, पृथ्वीराज को तो मैं ठोक, पृथ्वीराज का नया नया बहनों ही बना है, कौन? इसको मैं पकड़कर यानी युद्ध अभियान करूंगा, उन्हें पराजित करूंगा और अधिकार कर लूंगा किस पर? यह सोचकर कहा हाँ ये आइडिया ठीक है, फिर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि यार मैं ठोकने गया किसको, तो इसने अपने साले को बुला लिया तो ये कितने हो जाएंगे, और अनलिमिटेड जूते मैं खाऊंगा। तो उसने कहा वाह मैं तो बिल्कुल अटैक ही नहीं करूंगा, सो गया। पर नींद एक ही बात घूम रही थी, बुलाया, लोग दूसरे गुबाड़ जामुन खा गए, मुझे क्यों नहीं खिलाए, सही एक नहीं है।
तो बच्चा लोग अब नींद नहीं आ रही थी तो उसने अपना निकाला फोन का ठीकरा और खोली फेसबुक आईडी। तो फेसबुक आईडी खोली तो आगे नाम आया भीमदेव सेकंड का। तो अब बात बताओ, भीमदेव द्वितीय ताकतवर था कि नहीं था? पृथ्वीराज चौहान जितना ताकतवर था कि नहीं था? बिल्कुल था, पृथ्वीराज की टक्कर का, बिल्कुल गोरी को पराजित किया था इसने। तो जो ही भीमदेव की आईडी दिखी, बोलो किसको? कीर्तिपाल ने हाथों हाथ क्या भेजी? फ्रेंड रिक्वेस्ट। किसको? भीमदेव को। भीमदेव को भी उधर रात्रि का समय था, मच्छर खा रहे थे, वो पड़ा पड़ा ऐसे मार रहा था, चला रहा था, तभी मोबाइल बोला टाइम, हाँ रिक्वेस्ट गई। तो बिल्कुल भीमदेव ने एक्सेप्ट की। तो उधर बिल्कुल वापस में नोटिफिकेशन आया किसके पास कि योर फ्रेंड रिक्वेस्ट इज हाँ एक्सेप्टेड। बिल्कुल जैसे ही एक्सेप्टेड हुई तो इधर से मैसेंजर पर मैसेज भेजा है। अरे तुम मत बोलो वरना सुनने का मजा नहीं आएगा। मैसेज भेजा किसने? क्या भेजा? है। तो भीमदेव ने कहा वू आर यू। तो इसको मेरे जितनी इंग्लिश आती नहीं थी। तो कीर्तिपाल ने कहा ये क्या आया हु आर यू? तो उसने कॉपी किया, गूगल पर गया, पेस्ट किया और लिखा आगे इसका मतलब। तो आया क्या? आप कौन हो? तो इसने भेजा माय नेम इज कीर्तिपाल। तो कहा वे आर यू फ्रॉम? डोल ही डोल। तो बताओ ये बड़ा योद्धा था कि नहीं था? इसने भावी नहीं दिया किसको? कहा ओके गुड नाइट। तब कीर्तिपाल ने कहा यार ये क्या बात हुई यार। तो कीर्तिपाल ने कहा कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए। कौन से देव को? तो कहा ज्यादा टाइम नहीं है, फटाक से बता क्या हेल्प चाहिए वरना ब्लॉक मार दूंगा। तब कहा कि ब्लॉक मारने ये धमकी मत दे मुझे, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, बोल चल रहा है कि नहीं चल रहा, वरना मैं ब्लॉक मार रहा हूं तुझे। भीमदेव ने कहा वाह भाई। भीमदेव ने कहा कि भाई कौन है तेरा दुश्मन जो मेरा भी दुश्मन है? तब कीर्तिपाल ने कहा कौन सा सिंह? सामंत सिंह। तो हंसने वाले इमोजी भेजे किसने? कहा भाई तेरे को कोई गलत फहमी हुई है, मेरा सामंत सिंह दुश्मन। डबल हंसने वाले इमोजी भेजे किसने? कीर्तिपाल ने। कहा ये तेरा दुश्मन है। कहा कैसे? मेरा दुश्मन नहीं है, मुझे पता है। तब कीर्तिपाल ने कहा ये दुश्मन नहीं है, इसका साड़ा जो है उसने तेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तो कहा कौन? तब का पृथ्वीराज चौहान। और याद करो इच्छा कौरी वाला कारण। इच्छा कौरी से विवाह करना चाहता था कौन सा देव? पर ले कौन गया? तब भीमदेव के पास पृथ्वीराज का नाम गया। तो कहा कीर्तिपाल को, कहा सुबह 5 बजे तेरे घर के नीचे इंतजार करूंगा, आ जाना, ठोकने चलेंगे किसको? सामंत सिंह को। अब बच्चा लोग देखो कीर्तिपाल की सैनिक सहायता कौन कर रहा है? बोलो रे। अब भीमदेव और कीर्तिपाल ने अटैक किया किसके ऊपर? और जहां तक कि बेचारे सामंत सिंह जी को इस आक्रमण की भनक ही नहीं थी। अब सामंत सिंह के ऊपर अटैक हुआ। सामंत सिंह जी ने अनलिमिटेड क्या खाए रे? और जूते खाकर ये है हमारा कौन सा थान? अरे बोलो रे। राजस्थान के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है रे? बोलो। तो सामंत सिंह जी मेवाड़ से पराजित होकर आए कौन से गढ़ की तरफ? तब आधे रास्ते तक इनके साथ भागकर आया था कुमार सिंह। कौन सा सिंह रे? जो इनका क्या था? भाई था। तब आधे रास्ते में कुमार सिंह ने रोका किसको? सामंत सिंह को। और सामंत सिंह को कहा कि बप्पा रावल के वंशज कब मैदान छोड़कर भागने
लगे। तब ये बात कही किसको? कुमार सिंह ने कहा कि मैं भागकर नहीं जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा मेवाड़ और मेवाड़ को जीतूंगा। सामंत सिंह ने कहा जा भाई तो मैं नहीं चलूंगा। तो कहा क्यों नहीं चलोगे? क्या पीछे काका जी आ रहे हैं, ठोकेंगे अभी, यानी सेना आ रही है, मैं नहीं चलूंगा। तो बिल्कुल बच्चा लोग, सामंत सिंह जी तो आ गए। तब कुमार सिंह ने कहा चलो मत चलो, पर एक बात यही पर तय कर लेते हैं, अगर कल मैंने मेवाड़ जीत लिया तो कल राजा मेवाड़ का भी मैं बनूंगा। तो सामंत सिंह जी ने कहा बिल्कुल बन जाना। तो अब बताओ कुमार सिंह वापस किधर जाएगा? और सामंत सिंह जी आ गए कौन से गढ़ की तरफ? वागड़ की तरफ। बोलो समझ में आ रहा है ना? अब इन्होंने, वागड़ का कोई छोटा मोटा राजा था जिसका नाम था चोरसीमल। बोलो क्या नाम था? अरे बोलो। इस चोरसीमल को पराजित कर कहां से भगाया और वागड़ में शाखा स्टार्ट की। बोलो कौन सी शाखा रे? और अब रावलों की शाखा कितनी जगह चलने लगी? एक तो वाड़ ही वाड़ और एक गढ़ ही गढ़। और वागड़ में शाखा स्थापित की कौन से सिंह ने? मैंने तुम्हें कहा कि जब भी नई शाखा चलती है, नया साम्राज्य बनता है, तो उसकी बनती है राजधानी। क्या बनती है? तो वागड़ प्रदेश को जीतकर रावल शाखा की स्थापना की, नया साम्राज्य स्थापित किया। कहां? वागड़ में। और अपने नए साम्राज्य की राजधानी जो बनाई, वो बनाई बोलो किसको? वटपद्रक को। किसको? और इस वटपद्रक को वर्तमान में कहते हैं डोदा ही डोदा। अरे कौन सा डोदा? बोलो भूलोगे? अरे भूलोगे क्या? ये थे कौन से सिंह जी? कौन से सिंह जी? एक पॉइंट याद करो, जब लड़ाई लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान ने, कौन सी? तराइन का दूसरा युद्ध। तब तराइन के दूसरे युद्ध में वागड़ यानी मेवाड़ से भाग लिया था किसने? देख लो भले अपनी कॉपी में लिखाया हुआ है, लिखाया हुआ है ना? वापस प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? छाप लो। किसको? सामंत सिंह को। नहीं, कुछ भी नहीं करवाया, अब ये समझाया है मैंने। अब आप टू बी कंटिन्यू लिखो फटाक से, फटाक से लिखो सामंत सिंह। सामंत सिंह का शासनकाल लिख लो। सामंत सिंह का शासनकाल लिखो 1172 से 78। 78। कौन से सिंह है ये? सामंत सिंह। 1172 से 78। आवाज नहीं, आवाज नहीं। हाँ बिल्कुल, कुमार सिंह अभी आगे आएंगे, बिल्कुल बता देंगे। अब लिखिए फटाक से सामंत सिंह का पहला ही पॉइंट। सामंत सिंह का विवाह कौन सी बाई? पृथ्वी बाई या प्रथा बाई। कोष्टक में लिखोगे किसकी बहन थी? पृथ्वीराज चौहान की बहन। फास्ट लिखोगे, पहले कह रहा हूं। सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीबाई के साथ हुआ। अब यहां ये नहीं लिखाऊंगा कि पृथ्वीबाई के विवाह में कीर्तिपाल को नहीं बुलाया, नाराज हो गया यार। लिखोगे नाडोल के कौन से पाल ने? कीर्तिपाल ने गुजरात के कौन से देव? भीमदेव द्वितीय की सैनिक सहायता से बोलो किस पर अटैक किया? मेवाड़ पर
आक्रमण कर सामंत सिंह को क्या किया रे? पराजित किया। सामंत सिंह को पराजित किया। अब बताओ सामंत सिंह कौन से प्रदेश पर अधिकार करेंगे? तो लिख लो सामंत सिंह ने वागड़ प्रदेश के चौड़सीमल को पराजित कर नया साम्राज्य 1178 ईस्वी में स्थापित किया। कंप्लीट ना? उसके बाद लिखोगे राजधानी किसको बनाई थी रे? वटपद्रक। दोनों नाम याद रखने, वटपद्रक और वटपद्रक को वर्तमान में बड़ौद या बड़ौदा लिख लो फटाक से। फटाक से लिखिए। हाँ, राजधानी का मतलब वही कि जहां पर राजा निवास करता था, तो उसको राजधानी कहा जाता था। कंप्लीट ना? इस बात को ध्यान रखें। फटाक से लिखिए। फटाक से लिखो। लिख लिया ना? चलो, अब ये हो गए कौन से सिंह जी? अब सुनो, मैंने इनका शासनकाल 72 से 78 तक लिखा है, इतना ही लिखा है ना? पर इनका शासनकाल अगर रियल देखे तो 72 से 92 तक था कि नहीं था? पर हमें सिर्फ इनका शासनकाल कहाँ का लिखना है? मेवाड़ का, क्योंकि बाद में वो चलकर कहाँ चले गए? 78 में, और वागड़ में वहां शासन किया, तो वहां का शासन इधर क्यों काउंट करेंगे? सही है कि नहीं है? अब नोट लगाकर लिख लो सामंत सिंह का एक पॉइंट। सामंत सिंह जी किसके पुत्र थे? सैम सिंह के बाद अगर राजा बने तो किनके होंगे? लिखो फटाक से। सामंत सिंह 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में किसकी तरफ से? पृथ्वीराज चौहान की तरफ से तराइन में भाग लिया। तराइन के दूसरे युद्ध में भाग लिया। तराइन के कौन से युद्ध में? दूसरे युद्ध में भाग लिया। आगे बढ़ो। हाँ, कंप्लीट। हाँ जी,
अब 1 मिनट रुकना। पवन, आपका जो क्वेश्चन है देख लीजिए। कपूरी देवी सोमेश्वर की जो पत्नी थी किसकी पुत्री थी? मैंने बताया था आपको कि कलचुरी वंश का जो राजा था अनंगपाल तोमर, उसकी पुत्री थी। पहला डाउट क्लियर। 2.5 दिन के झोपड़े को सर्वप्रथम किसने 2.5 दिन का झोपड़ा कहा था? जॉन मार्शल ने। किसने कहा था? और उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? याद करो, मदन पाल तंवर। कौन था? पृथ्वीराज ने भंडारकों का दमन कब किया था? 1178 ईस्वी में। कंप्लीट ना? ओके, आगे बढ़िए। चलो, ये हो गए ना कौन से सिंह? अब सुन लो और वापस आ जाओ इस डायग्राम पर। ये देखो, आधे रास्ते से जा रहे हैं कौन से वार्ड की तरफ? अपने सैनिकों को लेकर गए और कुमार सिंह ने कहा कि ये नाडोल का कीर्तिपाल रातों रात इतना ताकतवर कैसे हो गया कि इसने मेवाड़ के मेरे भाई कौन से सिंह को पराजित कर दिया? सामंत सिंह को पराजित कर दिया। तो कुमार सिंह ने इसका पता लगवाया कुछ गोपनीय यानी गुप्तचर भेजे। और गुप्तचर की बात करें तो इसने सीआईडी दया और प्रदुमन को बुलाया। कहा कि पता लगाओ क्या रीजन क्या है। तब बिल्कुल कहा कि कुछ ना कुछ तो, हाँ दया, कुछ ना कुछ तो हाँ गड़बड़ है, पता लगाओ, है ना। पहले तो ऐसे और फिर कहते हैं पता लगाओ। तो देखो अच्छे से, तो बिल्कुल पता लगाया गया। तो इसमें नाम आया कौन से देव का? ये बात पता चली कौन से सिंह को? तो कुमार सिंह ने हाथों हाथ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी रे किसको? बोलो, भीमदेव को। रात्रि के समय वो भी। तो बिल्कुल भीमदेव ने एक्सेप्ट की, मैसेज भेजा है। तो इसने कहा who are you? तब का माय नेम इज। तब इसने कहा आई डोंट नो। तब इसने कहा ब्रदर ऑफ। अब सामंत सिंह का नाम गया तो इसने हंसने वाले क्या भेजे? इमोजी। तो कुमार सिंह ने कहा भाई इमोजी क्यों भेजे? तब बच्चा लोग आगे क्या कहता है सुनना। आगे कहता है भीमदेव जी, वो कहते तो क्या है आपको पता है, वो इंस्टा फिंस्टा फेसबुक पर वो नीचे से बढ़िया बढ़िया इमोजी भी डाउनलोड कर सकता है। तो भीमदेव जी ने एक खतरनाक वाला इमोजी डाउनलोड किया जिसके अंदर एक कटप्पा होता है जिसके बाल नहीं होते हैं सिर में, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसका खींच कर गुद्दी में मारता है। अब उस जूते खाने वाले, थप्पड़ खाने वाले आदमी की टाट पर लिख दिया सामंत सिंह, और ठोकने वाले के नाम पर लिख दिया भीमदेव, और भेज दिया किसको? कुमार सिंह। अब कुमार सिंह ने वो देखा तो बिल्कुल प्रूफ हो गया कि ये क्या है, कि चाल है किसकी? भीमदेव की। कौन से देव की? अब सुनना अच्छे से। भीमदेव को कहा किसने? कुमार सिंह ने, कि भाई मेरे भाई ने तेरा क्या बिगाड़ा? तो भीमदेव ने कहा तेरे भाई ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तेरे भाई के साले ने मेरी दुनिया हिला नहीं दी, बर्बाद कर दी। के हिला दी? वो क्या पोपटलाल है जो के हिला दी? दुनिया हिला दूंगा। तो वैसे क्या कर रहे हो, मतलब बर्बाद कर दी। ये बात कही किसने? कुमार सिंह ने। किसको? भीमदेव को, है ना, कि भीमदेव ने कुमार सिंह को कही। हाँ, कही तो कुमार सिंह ने कहा देख मेरे भाई ने तो कुछ नहीं कहा। तो भीमदेव ने कहा बोल चाहता क्या है? तो कहा तूने कीर्तिपाल की सहायता क्यों की? तब कहा कीर्तिपाल ने मेरे को 12 गांव की क्या दी है? जागीर, इसलिए मैंने सहायता की। तब बच्चा लोग कुमार सिंह ने कहा पूरा का पूरा आहड़ दूंगा। बोल सहायता करेगा कि क्या करना है? तो कहा ठोकना है किसको? कीर्तिपाल को। किसको? तब भीमदेव ने कहा सुबह 6 बजे तेरे घर के नीचे तैयार रहूंगा, तू भी आ जाना। तो अब देखो कुमार सिंह की सहायता कर रहा है कौन? अब कीर्तिपाल राजा कहां? मेवाड़ का। अब कीर्तिपाल को तो इस बात की भनक भी नहीं है। अब कीर्तिपाल और साथ में गया कौन सा देव? धमाधम फोड़ा किसको?
कीर्तिपाल जूते खाकर चला गया डोल ही डोल, और मेवाड़ पर अधिकार हो गया कौन से सिंह का। अब वो कीर्तिपाल नाडोल गया, तब कीर्तिपाल ने कहा कि कुमार सिंह रातों रात इतना ताकतवर कैसे हो गया। वापस बुलाया सीआईडी दया और प्रद्युमन को। वो सीआईडी दया और प्रद्युमन ने कहा आने की जरूरत ही नहीं है, ये सब रगड़ा कौन से देव का है। अब ये बात पता चली, बोलो किसको। तब कीर्तिपाल ने कहा भीमदेव तू तो बिना पेंदे का कभी कभी, अब मेरा दुश्मन ना तो कुमार सिंह ना सामंत सिंह, मेरा दुश्मन तू। कौन सा देव। अब बताओ क्या वो भीमदेव को पराजित कर पाएंगे। पर अब भीमदेव के सामंत थे जालोर के चौहान नहीं, परमार। कौन थे। और परमारों का शासक था कुंतपाल। कौन सा पाल। उस कुंतपाल को मौत के घाट उतारकर परमारों से छीना कौन सा लोर, और जालोर में कौन से वंश की स्थापना की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये था कौन, कीर्तिपाल। तो देखो कीर्तिपाल महान था, योद्धा था, तभी तो उसने जीता कौन सा वाड़, मेवाड़। हाथ से मेवाड़ गया तो वापस अपनी ताकत और बुद्धि से जीत लिया लोर जालोर। तभी तो मैंने कीर्तिपाल के समय एक मत लिखाया कि महुणौत नैणसी ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा कहा। क्यों कहा, इसी कारण कहा। कंप्लीट ना। अब लिखो फटाक से। कुमार सिंह का तो एक ही पॉइंट लिखो और कंप्लीट करो। याद रखना 1182 नहीं है, 1178 में ही है। कंप्लीट पवन। ओके आगे बढ़ो, जल्दी लिखिए। कुमार सिंह का एक ही पॉइंट लिखो। कुमार सिंह ने गुजरात के भीमदेव द्वितीय की सहायता से मेवाड़ को पुनः विजित किया। लिख दो इतना। मेवाड़ को विजित किया, लिख लिया। चलो ये हो गया कौन सा सिंह, कुमार सिंह। और कुमार सिंह के नीचे ही दो और लिख लो जो छोटे मोटे राजा बनेंगे, उनके उत्तराधिकारी होंगे। लिख लो, एक का नाम मंथन सिंह। कौन सा सिंह, मंथन सिंह। और दूसरे का नाम लिखो पदम सिंह। कौन सा सिंह, पदम सिंह। फास्ट लिखो थोड़ा। हाँ 1182 देखो, कंफर्मली 1182 नहीं करोगे, 1178 जब याद रखना नागार्जुन का दमन कर दिया गया था। और याद करो मैंने आपको यह भी बताया था कि नागार्जुन की जो सहायता की थी वो भंडानकों ने की थी। तो भंडानकों का दमन तो 1178 में ही प्रारंभ कर दिया था। और 1178 में जो भंडानकों का दमन हुआ, अच्छे से सुन लेना, वो दमन किया गया था दो क्षेत्रों का, भरतपुर और धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों का। कंप्लीट ना। अगर आपकी बुकों में 1182 लिखा हुआ है तो याद रखना उसका मतलब यह है कि संपूर्ण अजमेर के साम्राज्य से। कौन से, संपूर्ण अजमेर या चौहानों के साम्राज्य से जिनको निकाला गया, किनको, भंडानकों को, वो पूर्णतः रूप से निकाला गया। वो कब तक, 1182 तक। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़िए अच्छे से फटाक से। कहां कंफ्यूज हो रहे हो, अपना कंफ्यूज भेजो, फ्यूज नहीं होना है। फटाक से बढ़ो आगे। हाँ ये लिख लिए दोनों।
अब हेडिंग डालो, धुआंधार और खतरनाक राजा जैत्र सिंह। कौन सा सिंह? जैत्र सिंह। फटाक से लिखिए। आदित्य, तुम्हारी नींद अब खुली है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। पहले जाके चौहान पढ़ो, आगे बढ़ो। आवाज नहीं। कौन सा सिंह? जैत्र सिंह का शासनकाल लिखो। जैत्र सिंह का शासनकाल लिखो 1213 से 1253। 13 से 53, 53 लिख लिया। अब समझिए अच्छे से कौन से सिंह को। देखो सुनो मेरी बात। अब अभी देखो हमने पढ़ा था, सुनना अच्छे से, हमने पढ़ा था कि विवाह होता है तो विवाह के समय कुछ न कुछ नाटक वाटक चलते है कि नहीं चलता है। जैसे सपोज करो दो भाई है, एक भाई के घर में विवाह का आयोजन हो रहा है और दूसरा भाई जा नहीं रहा है, या काका जी के या विवाह है जा नहीं रहे कोई, तो वो रिश्तेदार तो आते ही है। रिश्तेदार आते तब पूछते कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे हो? तब कहते नहीं माने पीढ़ियों से, हमारे पूर्वजों से आना जाना ये तो सुना है ना। अब अगला राजा ऐसे ही याद होगा। इधर देखो कौन सा सिंह है? जैत्र सिंह। कौन सा सिंह? और जैत्र सिंह के पहले अभी हमने पढ़ा कौन सा सिंह? और कुमार सिंह के पहले पढ़ा हमने, तो सामंत सिंह पूर्वज है किसके? जैत्र सिंह के, है कि नहीं है? इधर देखो सामंत सिंह को ठोका था कौन से पाल ने रे? अरे बोलो। और कीर्तिपाल ने शासन किया बाद में लोर ही लोर। कीर्तिपाल का पुत्र हुआ मर ही मर। कौन सा मर? और समर सिंह के बाद राजा बना कौन सा सिंह? और उदय सिंह समकालीन था कौन से सिंह के रे? अरे बोलो कौन से सिंह के? तो देखो जैत्र सिंह के पूर्वजों को पराजित किया, यानी लड़ाई हुई थी उदय सिंह के पूर्वज कौन से पाल? अभी जो मैंने बताया हुआ था कि नहीं हुआ था? तो अब सामंत सिंह के वंशजों में हुआ कौन सा सिंह? जैत्र सिंह ने कहा मैं अपने पूर्वजों का क्या लूंगा? अरे बोलो, बदला लूंगा। किन से? लोर ही लोर जालोर के उदय सिंह से, क्योंकि इन्होंने मेरे पूर्वजों को पीटा था। तो बिल्कुल बच्चा लोग, जैत्र सिंह सेना लेकर गया कौन से? लोर की तरफ। अब यह बात पता चली किसको? उदय सिंह ने मन ही मन में कहा दादा परदादाओं ने कैसी गिरे कर दी, लड़े तो खुद तेरा, अब भुगत मैं रहा हूं। तब इधर से उदय सिंह भी गया और जैत्र सिंह को कहा कि देख भाई लड़ने में कुछ भी नहीं पड़ा, ये लड़ाई ना तो आपकी है ना ये पूर्वजों की लड़ाई है, हम दोनों इस झगड़े को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो जैत्र सिंह जी ने कहा बता कैसे समाप्त करें? तब उदय सिंह ने कहा हम क्या कर लेते हैं, बोलो। तो जैत्र सिंह ने कहा बोल समझौते के तहत क्या करेगा तू? तब उदय सिंह ने कहा मेरी एक अति सुंदर क्या है? पोती है, जिसका नाम है देई दे। अरे कौन सी दे? अरे कौन सी दे? और मैं रूपा दे रहा हूं आपके पुत्र कौन से सिंह को रे? अरे बोलो रे, तेज सिंह को। किसको? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और इस प्रकार मेवाड़ जालोर संघर्ष क्या हुआ? और याद करो ये जालोर के चौहानों के समय भी मैंने लिखाया था ना। हर एक चीज आपके प्रूफ होगी कंप्लीट ना। सर सामंत सिंह तो तराइन के प्रथम युद्ध में मारे गए या फिर दूसरे? अरे सुनो, प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान आराम से जीते थे, उसमें नहीं मारे गए।
तराइन के दूसरे युद्ध में मारे गए थे। कंप्लीट। ओके, अब सुनो, अब बच्चा लोग ये संघर्ष समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनो अच्छे से, अगर तुमने जालोर अच्छे से पढ़ा और थोड़ा थोड़ा भी पता है यहां पर रिपीट हुआ तो दोनों जगह की चीजें अच्छे से याद हो गई। हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? तो एक तो जेतर सिंह का अभियान हो गया। कौन सा अभियान? एक याद करो, मैंने तुम्हें बताया था उदय सिंह के समय ही कि दिल्ली से आया था इल्तुतमिश। कौन सा मिस? इल्तुतमिश गया था लोर ही लोर। उस समय राजा थे कौन? उन पर अटैक किया पर जीत नहीं पाया, तब समझौता किया। कौन सा जोता? और समझौता करके वापस आया और अब अटैक किया कौन से वार्ड पर? अरे बोलो रे। अब बताओ, जेतर सिंह की अब तक जो राजधानी थी कौन सी थी रे? इस आहड़ को खतरनाक तरीके से लूटा किसने? अरे बोलो। और प्राचीन जो इससे पहले जो राजधानी थी कौन सी गदा? इसको भी लूटा किसने? इल्तुतमिश ने। और लूट कर जा रहा था वो किधर? तब बच्चा लोग मेवाड़ के ही एक गांव से गुजर रहा था जिसका नाम था ताड़ा ही ताड़ा। कौन सा ताला रे? भूताड़ा के गांव से गुजर रहा था, तभी इल्तुतमिश के सामने सेना लेकर आया कौन सा सिंह? जेतर सिंह। दोनों के बीच में धुआंधार और खतर क्या हुआ? क्या हुआ रे? इस युद्ध में अनलिमिटेड ठोका जेतर सिंह ने किसको? और इल्तुतमिश ने कहा कुरिया नाट शेर आया। क्या आया? और बिल्कुल जब इल्तुतमिश भाग रहा था, ये दिल्ली का सुल्तान था। कहां का? यानी पूरे हिंदुस्तान का शासक था, जिसे पराजित किया किसने? जेतर सिंह ने। और जेतर सिंह ने अभी की जो मूवी के अंदर सबसे ज्यादा डायलॉग चल रहा है, जेतर सिंह ने उसी अंदाज में डायलॉग मारा कि पावरफुल पर्सन्स मेक्स पावरफुल पैलेसेस। कंप्लीट ना? तो बिल्कुल इसका मतलब है कि जो शक्तिशाली योद्धा होता है वो खुद अपना साम्राज्य बनाता है। तो देखो, राजधानी नष्ट हो गई कौन सी? उसके बावजूद भी जेतर सिंह लड़ा किससे और कौन से युद्ध में पराजित किया? और भूताड़ा के युद्ध में पराजित करके जब वो वापस गया तो आगे देखा तो आहड़ पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। तब जेतर सिंह ने राजधानी बनाई, तोड़ ही तोड़। अरे बोलो कौन सा तोड़? तो सुनो, अब चित्तौड़ को मैंने कल भी कहा था अंगुलियों पे याद करना है। अगर सवाल पूछ लिया मेवाड़ का पहला राजा जिसने सबसे पहले चित्तौड़ को जीता कौन था? सभी बोलो। ठीक है। दूसरा सवाल, मेवाड़ का पहला राजा जिसके हाथों से चित्तौड़ निकल गया कौन सा? कुमार। और नंबर 3, मेवाड़ का पहला राजा जिसने चित्तौड़ को मेवाड़ की पहली बार राजधानी बनाई कौन सा? सिंह। बोलो अंगुलियों पर याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो शॉर्टली, जीतने वाला बप्पा रावल, हारने वाला शक्ति कुमार और पहली बार राजधानी बनाने वाला। कंप्लीट ना? अब पहले ये पॉइंट लिख ले, छापो जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है सोनम सर। इंडियन हिस्ट्री में गोरी की हत्या झेलम नदी के किनारे खोखरो, पंजाब के खोखरो ने की थी। सुन लेना अच्छे से, ये इंडियन हिस्ट्री का मत है 1206 के आसपास। पर हम कहां की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? और राजस्थान की हिस्ट्री में भी हमने सिर्फ एक ही मत बताया था, चंद्र बरदाई का। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। सही है कि नहीं है? अरे सही है कि नहीं है? बस समझ गए ना? छापो जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ नितेश, तेरा कमेंट आ रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दो, ज्यादा कमेंटों में कुछ नहीं पड़ा है, लिखिए जल्दी से।
पहला पॉइंट लिखो जेतर सिंह, लिखो जेतर सिंह ने जालोर के लिखो जेतर सिंह ने, कौन से सिंह ने, हाँ जी, कौन से सिंह, जेतर सिंह, शासनकाल लिख लिया ना इनका, लिखो जेतर सिंह ने जालोर के कौन से सिंह, उदय सिंह पर, उदय सिंह पर बोलो क्या किया, आक्रमण किया। तब उदय सिंह ने अपनी पोती कौन सी दे, रूपा दे का विवाह किसके साथ रे, तेज सिंह, जेतर सिंह के पुत्र कौन से सिंह, तेज सिंह के साथ किया। अब बताओ जेतर सिंह के समय दिल्ली का शासक कौन, वो अटैक करेगा, तो सीधा लिखोगे जेतर सिंह के समय, जेतर सिंह के समय इल्तुतमिश ने, कौन से मिस ने, इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तथा राजधानी कौन सी रे, अरे आहड़, पहले राजधानी आहड़ को लूटकर क्या किया, नष्ट किया। अब इन दोनों का जो युद्ध होगा कौन से ताड़ा का, बुत ताड़ा का क्या हुआ, युद्ध हुआ। और ये युद्ध जो होगा 1226-27 किन किन के बीच में, जेतर सिंह वर्सेस कौन सा मिस, इल्तुतमिश। परिणाम में लिखोगे किसकी विजय हुई रे, जेतर सिंह की, जेतर सिंह की विजय। लिखो जल्दी से। मंथन सिंह और पदम सिंह किसके उत्तराधिकारी बनते हैं, एक बार दोबारा समझा दो। हाँ बिल्कुल याद रखना, मंथन सिंह और जो पदम सिंह जो थे वो उत्तराधिकारी का मतलब कुमार सिंह के बाद जो शासक बने वो थे, कुमार सिंह के वंशज यानी पुत्र थे। कंप्लीट ना। और फिर पदम सिंह का जो पुत्र हुआ वो कौन हुआ, जेतर सिंह। फटाक से लिखो। बारह 1226 और 27 में। चलो फटाक से लिखिए, अब अच्छे से लिख लिया। चलो अब सुनो, जेतर सिंह का ये युद्ध हो गया कौन सा, बुताड़ा का युद्ध। अब इस बुताड़ा के युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो भी लिख लो। इस युद्ध का वर्णन, इस युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मदमर्दन में मिलता है। कौन से में, हमीर मदमर्दन में मिलता है।
और एक विद्वान ने दशरथ शर्मा के शासनकाल को क्या कहा, वो भी नोट लगाकर लिख लो। दशरथ शर्मा ने, कौन सा शर्मा? दशरथ शर्मा ने जयद्रथ सिंह के काल को शासन काल को मध्यकालीन, कौन सा कालीन? मध्यकालीन मेवाड़ का कौन सा काल रे? स्वर्ण काल कहा। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा। फटाक से लिख लीजिए। सर इनकी स्टोरी को तो आसानी से याद कर लेते, पर ये जो शासक है उनके नाम कैसे याद करें? नाम याद करना पड़ेगा। सर बप्पा रावल ने चित्तौड़ 728 या जीता या 34 में? भाई 734 में जीता। कंप्लीट ना, अच्छे से ध्यान रखें। सर मैंने गलत लिख रखा था इसलिए कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं आदित्य, ओके। चलो अब आगे बढ़िए। अब ये हो गए कौन से सिंह जी? जयद्रथ सिंह जी। अब सुनो, अगले राजा कौन बनेंगे आपको पता हो तो विवाद जो हुआ पता चल ही गया होगा आपको। कौन से सिंह जी? अब तेज सिंह जी को समझ लो पहले। तेज सिंह का अगर सवाल बनेगा आपके एग्जाम में तो पहली चीज सवाल बनेगा इनका किससे रिलेटेड? उपाधियों से रिलेटेड। बोलो किससे रिलेटेड? उपाधियों से रिलेटेड। और ये तेज सिंह जी जो है हिस्ट्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ये तुम्हारे सब्जेक्ट है एक कला एवं संस्कृति, और कला एवं संस्कृति में आर्ट एंड कल्चर के अंदर तुम एक टॉपिक पढ़ोगे। कौन सी कला? बोलो रे, अरे बोलो। पढ़ लिया? नहीं हुआ अभी कोई? अच्छा है ही नहीं। क्या बात है यार, तुम बहुत भाग्यशाली हो। चलो बता तो देता हूं, यहां से तो पूछ सकता है ना, हिस्ट्री में आ रहा है। तो देखो चित्रकला पढ़ोगे, और चित्रकला में पढ़ोगे तुम मेवाड़ चित्रकला। कौन सी कला? अब यहां से सुनना सवाल क्या बनेगा और क्यों है महत्वपूर्ण आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से। मेवाड़ चित्रकला, देखो टॉपिक कौन सा है? चित्रकला का। तो सवाल सीधा पूछेगा मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है? सही है कि नहीं है? और जो मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ था वो किसके शासनकाल में रचित हुआ या चित्रण हुआ? तेज सिंह के शासनकाल में। तो बताओ महत्वपूर्ण हुए कि नहीं हुए? अब जो ग्रंथ है उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बोलो कौन सी चूर्णी? बोलो रे। कोई नहीं कहेगा रोटी चूर्णी, मर जाओगे। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। समझ में आया कि नहीं आया? यह है मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ, और इसका जो चित्रण किया गया वो किया गया 1261 ईस्वी में, 60 और 61 के अंदर। कंप्लीट ना। और इसके जो रचयिता है उनका नाम है कमल चंद्र। कौन से चंद्र? और इसको अभी भी अगर आप देखना चाहते हो चित्रित ग्रंथ को तो जाओ कहां? पाटन। और पाटन कौन सी रात? पाटन संग्रहालय में आज भी ये संग्रहित है, यानी पड़ा है। इस बात को ध्यान रखना। तो सुनो, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है तो क्या बोलोगे? अरे बोलो। एक मिनट, क्या मरे हुए हो? जिंदा हो? मुझे तो नहीं लगता तुम में जान है।
यह देख लो, अभी भी नहीं बोल रहा है? हाँ, तो बोलो क्या चूरने? मर जाएगा अभी, तुझे चूर दूंगा। फटाक से बोलो कौन सा? सभी बोलो रे, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते रहना, बिल्कुल गॉड तुम्हें जॉब देगा। अरे मैंने राजस्थान का बोला है ना कि, सॉरी राजस्थान का पूछा है ना कि मेवाड़ का। पर्सन को अच्छे से सुन लो, एग्जामिनर भी ऐसे ही पूछेगा कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है, और ए ऑप्शंस में देगा श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्रचूर्णी। ठोक कर आओगे और बाहर आकर कहोगे सिलेक्शन है, बस हो गया सिलेक्शन। और फिर एग्जामिनर जब वो, सॉरी आप देखोगे किसी का, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे तो वो श्रावक प्रतिक्रमण की जगह दूसरा करेंगे, तब कहोगे इसको पढ़ाना ही नहीं आता, गलत बता रहा। और ये पता नहीं कि खुद महान विद्वान है। पर्सन पूछ क्या रहा है, ठोक कर क्या आ रहा है? तो याद रखना, राजस्थान का पूछे तो ये नहीं है, ये तो सिर्फ किसका है? मेवाड़ का। अब राजस्थान का जो है वो भी इसके सम्मान ही है, उसका नाम स्टार्ट होगा 10 वेकालिका सूत्रचूर्णी। कौन सा? 10 वेकालिका सूत्रचूर्णी। कंप्लीट ना? इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। तो ये हो गए आपके कौन से सिंह जी? अब उपाधियां सुनो इनकी। पहली उपाधि ली परम भट्टारक, कौन सा रख? दूसरी ली महाराजा धीराज, कौन सी? और तीसरी ली महाराज की, महाराज परमेश्वर की उपाधि। ये तीनों ही नहीं एग्जाम में पूछी। एग्जाम में जो पूछी वो चौथी उपाधि पूछी। चौथी उपाधि जो थी धुआंधार और खतरनाक। चालुक्यों के सम्मान उभापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, ये पूरी उपाधि है। कंप्लीट ना? चालुक्यों के सम्मान उभापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप किसको कहा गया? अरे कौन से सिंह को? इस बात को याद रखना। तो सीधा तेज सिंह को अंगुलियों पर, एक तो उपाधियां और एक चित्रित ग्रंथ। उपाधियों में सीधी याद रखोगे, इसको तोड़ दो। तोड़ने का मतलब उभापति, कौन सा पति? हाँ, मारवाड़ी में कहते हैं ना खड़े है पति, तो खड़े को मारवाड़ी में क्या कहते हैं? कौन सा पति? वरलब्ध, कौन सा लब्ध? और फिर प्रौढ़ प्रताप। अब बोलो वापस एक एक करके बोलो, कौन सा पति? कौन सा लब्ध? कौन सा प्रताप? याद हुआ कि नहीं हुआ? फटाक से छाप लो। हाँ जी बताइए सर, मेवाड़ चित्तौड़ चित्रकला हमारे टॉपिक में नहीं है, बट हमारे आर्ट के टेस्ट में उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, किया करो तो क्या हो गया। हाँ, आर वर्मा, बहुत बढ़िया। याद रखना यहां पर जो मैंने ग्रंथ बताया ना, कौन सा? 10 वेकालिका सूत्रचूर्णी। इसके साथ एक और ग्रंथ है जो राजस्थान का पहला है, जिसका नाम है ओद निर्युक्ति वर्ती। कंप्लीट ना? आप तो यही याद करो। अब फटाक से लिखो, कौन सा सिंह? तेज सिंह। कौन सा सिंह रे? तेज सिंह। तेज सिंह का शासनकाल लिखोगे 1253 से कितना 82। पहला ही पॉइंट उपाधि। उपाधि में लिखोगे परम भट्टारक। दूसरी महाराजा धीराज। तीसरी महाराज। और फिर लिखोगे चालुक्यों के समान
समान, मन में, पास वाले को मत सुना। समान उभापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। लिख लीजिए जल्दी से। फटाक से लिखिए। भाई ग्रंथ नहीं है, ये चित्रित है, चित्रण है। हाँ जी, एग्जामिनर ने कैसे पूछ लिया, ये ग्रंथ है ही नहीं, ये तो क्या है, एक चित्रण है। कंप्लीट ना, लिखो फटाक से। हाँ जी, हाँ महाराज, हाँ बिल्कुल आगे लिख दो। कौन सा वर? परमेश्वर। अब लिखोगे नोट लगाकर, तेज सिंह का पॉइंट लिखोगे। तेज सिंह के शासनकाल में, तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा चूर्णी? सूत्र चूर्णी का चित्रण किसने किया रे? चित्रण कमल चंद्र ने कब? 61 ईस्वी में किया। फटाक से लिख लीजिए। ये हो गए कौन से सिंह जी? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, 1253 से, अच्छा मैंने 82 लिख दिया, 73 लिख लीजिए। 1253 से 73, 73 लिख लो जल्दी से लिख लो। यहां पर एक पॉइंट छूट गया क्या, देखना तो। राजधानी वाला जेतर सिंह के शासनकाल का नहीं लिखा, ऐड करके लिखो फटाक से। जाकर जहां कहीं पर भी एक लाइन मिल जाए लिख दो। जेतर सिंह ने, जेतर सिंह मेवाड़ के पहले राजा थे। जेतर सिंह मेवाड़ के पहले राजा थे। मेवाड़ के पहले राजा थे जिन्होंने सर्वप्रथम किसको राजधानी बनाई? चित्तौड़ को राजधानी बनाई। चित्तौड़ को क्या बनाई? राजधानी बनाई। लिख लिया? चलिए, अब इधर आपके तेज सिंह जी भी हो गए। अब तेज सिंह जी के बाद लिखो समर सिंह। नहीं, राजस्थान का नहीं लिखना, आपके तो आर्ट एंड कल्चर है ही नहीं। इनका तो इसलिए लिखना है क्योंकि इनके शासनकाल में इसका क्या हुआ? चित्रण। आगे लो, चलो ये लीजिए। हाँ, रुनझुन सर, गुहादित्य और बप्पा रावल दोनों में से कौन मेवाड़ के संस्थापक? ये चीज मैंने कल अच्छे से बताई थी ना। अब आवाज नहीं। अग्रिम भाग वाले, अग्रिम भाग का मतलब ऑनलाइन वाले, पहले चीज एक अच्छे से सुनो।
आप सोच रहे हो कि आपने एक भी क्लास अटेंड नहीं की और सीधा आज मुंह उठाकर आ गए, ऑनलाइन बैठ गए, तो तुम्हें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आप जो भी राजवंश पढ़ो उसकी पहले से लेकर क्लासें कंटिन्यू करो, जो पिछली वाली बाकी है वो कंप्लीट करने के बाद यहां तक पहुंचो और फिर अगर कोई सवाल है तो पूछो। अब मैं पढ़ा रहा हूं कौन सा सिंह, तेज सिंह, और सवाल आ रहे पिछले वाले, इसका मतलब क्लासें ली नहीं। याद रखना, सवाल अगर सिंपली पूछे, मैंने कल भी बताया था कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की, तो सिंपली पूछे तो उत्तर दोगे गुहादित्य या गुहिलादित्य ने। और सवाल में अगर पूछे कि गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, बप्पा रावल। कौन सा रावल, इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। चलिए अब सुनिए, अगले जो राजा आ रहे हैं वो आ रहे हैं समर सिंह। अब समर सिंह को अच्छे से समझना है तो समर सिंह को हमने पहले भी पढ़ रखा है पर तुम्हें याद नहीं है। फटाक से अपनी कॉपी का रणथंबोर के चौहान निकालो। कहां के, रणथंबोर के चौहान निकालो। आवाज नहीं, निकाल लो चुपचाप। रणथंबोर के चौहान निकाल दिए और रणथंबोर के चौहानों में हमीरदेव चौहान देखो और हमीरदेव चौहान के पॉइंट देखो, क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक युद्ध अभियान। और प्रारंभिक युद्ध अभियानों में मेवाड़ के रावल समर सिंह को क्या किया, बोलो क्या किया। हाँ सर, नाडोल कौन से एरिया में आता है, नाडोल पाली के अंदर आता है। कंप्लीट ना, अब सुनो अच्छे से, कंप्लीट हो गया ना। अब देखो, इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी पढ़ाता हूं हर पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखो। याद करो, रणथंबोर के चौहान बताया था, तब मैंने अलाउद्दीन खिलजी का एक सपना बताया था, सिकंदर ए सानी का। और सिकंदर ए सानी का मतलब विश्व विजेता, इसलिए उसने खूब सारे क्या किए थे। और युद्ध अभियान के तहत एक सेना भेजी थी रात ही रात, और वो गुजरात सेना गई थी राजस्थान से होकर, और वो गई पहले लोर ही लोर, जालोर के कानड़देव ने जाने दिया क्या, नहीं जाने दिया। फिर वो लौट कर आई किधर, मेवाड़। और मेवाड़ के राजा कौन थे, कौन से सिंह, समर सिंह। समर सिंह ने जाने दिया, जाने दिया, क्या लिया। अब बताओ याद आया कि नहीं आया, आया तो है सर, पर आप धक्का देते हो तब वो बात रिकॉल होती है, वरना ऐसे नहीं होती है। अब एग्जामिनर वाले इतने भले नहीं है कि तुम्हारे हॉल में मेरी ड्यूटी लगा देंगे और मैं कहूंगा याद करो गुजरात अभियान, तब कहोगे हाँ या ये है, नहीं, ऐसे तो होने वाला नहीं है। इसलिए कहता हूं कि घर पे जाकर अच्छे से क्या करो, रिपीट करो, ताकि क्या हो जाए, याद हो जाए। ये देखो ऑनलाइन वाले भी कह रहे हैं टैक्स, टैक्स लिया, बिल्कुल लिया कि नहीं लिया था, हाँ जी। तो सुनो, 2 पॉइंट तो यहीं पर हो गए, कौन से सिंह के, और समर सिंह के भी 100% सवाल बनेगा तो किससे रिलेटेड, एक उपाधि से रिलेटेड। उपाधि क्या, देखो अच्छे से पहले समझ लो। इन्होंने उपाधि एक तो ग्रहण की शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। कौन सी, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता कहा गया, बोलो किसको, बोलो समर सिंह को। किसको, समर सिंह को। अब इसका मतलब समझो क्या, यानी शत्रुओं की शक्ति का हरण करने वाला कौन सा सिंह। दूसरी उपाधि याद रखना, दूसरी उपाधि जो है धुआंधार और खतर सिंह के सदृश दिखने वाला, यानी सिंह के समान दिखने वाला। अब सुनना, ये सवाल अभी जो रीट के एग्जाम हुए ना,
उन्हीं रीट के एग्जामों में पूछा गया सवाल है और यहां पर काफी छोरे मरे। सुनना, आगे हम पढ़ेंगे एक राजा को जिसका नाम होगा राणा हमीर। बोलो क्या नाम होगा? राणा हमीर को भी कहा गया विषम घाटी। बोलो कौन सी घाटी? विषम घाटी पंचानन कहा गया। अब ये विषम घाटी पंचानन जो है ना उपाधि, ये कौन सी भाषा की है? संस्कृत भाषा की। इसका हिंदी में मतलब होता है विकट समय में। कौन से समय में? विकट समय में सिंह के सदृश दिखने वाला या लड़ने वाला। अब देखना, सेम टू सेम लग रहा कि नहीं लग रहा है? सिर्फ फर्क की ताक है विकट समय का। कौन से समय का? अब एग्जामिनर ने वहां पर पूछा था विकट समय में सिंह के सदृश दिखने वाला, और ए ऑप्शंस में डाला समर सिंह। कौन सा सिंह? और डी ऑप्शंस में था राणा। तो छोरे डी तक पहुंचे ही नहीं, उन्होंने कहा कौन सा सिंह? समर सिंह। और क्या हो गया? गलत। और आपको पता है एक एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स जो बैठते हैं लो टॉप में बैठते, आपको अगर आता हुआ सवाल एक गलत हुआ तो ये समझ लो लाखों स्टूडेंटों से पीछे। इसलिए सवाल आए ना तो भी चारों ऑप्शंस को देखना है। कंप्लीट ना? तो देखो दोनों को सिमिलर याद करो और फर्क सिर्फ इतना ही देखो कि जो विकट समय में सिंह के सम्मान दिखाई देता था, लड़ता था, वो तो था कौन? और सिर्फ सिंपली पूछे सिंह के सदृश लड़ने वाला या दिखने वाला कौन सा सिंह? बोलो कौन सा सिंह? अगला पॉइंट देखो, समर सिंह के दो पुत्र थे। कितने पुत्र? नंबर फर्स्ट कुंभकर्ण। कौन सा कर्ण? और दूसरा रावल रतन सिंह। कौन सा सिंह? ये कुंभकर्ण चला गया पाल ही पाल, और नेपाल में चलाई कौन सी शाखा? और ये रतन सिंह होगा रावल शाखा का अंतिम शासक। कौन सा शासक? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया कौन सा सिंह? फटाक से लिखो। हाँ मनीषा, तराइन के युद्ध में समर सिंह ने भाग लिया था, पर ये समर सिंह नहीं है, वो समर सिंह है आपके जालोर के। कौन से? जालोर के। कंप्लीट ना? फटाक से लिखिए। अब फटाक से लिखिए इनका पॉइंट। फर्स्ट ही उपाधि, और उपाधियों में दोनों उपाधियां लिख लो। फर्स्ट तो लिखोगे शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। शत्रुओं की शक्ति का कौन सा हर्ता? अपहर्ता। शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता। लिख लिया? दूसरा लिखो सिंह के सदृश दिखने वाला, ऑब्लिक करके लड़ने वाला। लिख लिया? अब दो पॉइंट लिखो वो वाले जो पीछे छूटे थे। लिखो समर सिंह के समकालीन, समर सिंह के समकालीन रणथंबोर के राजा, रणथंबोर के राजा कौन से बोर के? रणथंबोर के राजा हमीरदेव चौहान थे। हमीरदेव चौहान थे। कौन से देव?
हमीरदेव चौहान थे। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो, हमीरदेव चौहान ने मेवाड़ के समर सिंह को पराजित कर मेवाड़ के समर सिंह को चित्तौड़ को राजधानी बनाने के समय जैतर सिंह द्वारा चित्तौड़ पर किसका शासन था? किसी का नहीं था, इल्तुतमिश वो मेवाड़ का ही भाग था पर राजधानी नहीं था। कंप्लीट ना। फिर जब आहड़ नष्ट हो गया तब जैतर सिंह ने राजधानी बनाई मेवाड़ के ही, किसको? चित्तौड़ को। कंप्लीट ना। अब जैतर सिंह के बाद चित्तौड़ का इतिहास मजबूत होता जाएगा। ऐसे आगे बढ़ो। क्या लिखा आपने? समर सिंह को पराजित कर मेवाड़ के क्षेत्रों पर अधिकार किया। हाँ जी, बिल्कुल वही है जो नेपाल के अंदर रावल शाखा बोल दो, गुहिल शाखा जो चलाएंगे कौन? कुंभकर्ण। कंप्लीट ना। लिख लिया। अब एक पॉइंट वो भी लिखो कि समर सिंह, पहले सुन लो, समर सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना कौन से अभियान पर गई और उनसे क्या वसूला? लिख लो फटाक से। लिखो, समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय सेना से, शाही सेना लिख दो, शाही सेना से क्या वसूला? कर वसूला। शाही सेना से लिख लिया। कितने पुत्र? लिख लो, 2 पुत्र। 2 पुत्र। नंबर 1 कौन? कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण के आगे लिख लो, कुंभकर्ण के आगे लिखो, क्या लिखोगे? लिखो, मेवाड़ छोड़कर नेपाल गए तथा गुहिल वंश या रावल शाखा चलाई। सीधा लिख लो, गुहिल वंश ऑब्लिक करके रावल शाखा चलाई। लिख लिया। चलिए, अब दूसरे पुत्र कौन है? रावल रतन सिंह जी। फास्टली लिखो, रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के आगे लिख दो, रावल शाखा के अंतिम शासक। चलिए, अब हेडिंग डालिए आपके धुआंधार और खतरनाक। कौन से राजा? रावल रतन सिंह। शासनकाल लिखो, 1302 से 1303। पूरा कितना साल? 1 साल। कंप्लीट ना। चलिए, हाँ, क्या बात है। यह देखो, दूसरे क्षेत्र वालों को भी पता है, सुनना अच्छे से, आवाज नहीं। बाहर वाले क्षेत्र वाले, जहां अभी बारिश हो रही है तो बाहर वाले क्षेत्र वाले कह रहे हैं सर जी जोधपुर के मिर्ची बड़े भेज दो, जबरदस्त बारिश हो रही है। आवाज नहीं। हेडिंग डाल दिया, रावल रतन सिंह। शासनकाल क्या लिखा? 2 से 1 पॉइंट लिख दो, अंतिम शासक। कौन से?
रावल के, और नहीं लिखो तो भी चलेगा क्योंकि पीछे ही लिखा है। अब मुझे नहीं लगता कि रावल रतन सिंह को आपको समझाना चाहिए, क्योंकि आप सबने हाँ बिल्कुल मूवी देख रखी है और उस मूवी में सब कुछ आपको पता है। बिल्कुल जल्दी फोड़िए, दहेज में नहीं मिलेगी। हाँ आवाज नहीं, अब सुनो अच्छे से। तो बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है, सीधे पॉइंट लिखा देता हूं, है ना। अच्छा है नहीं देखी, कोई बात नहीं, आज घर पे जाना डाउनलोड करना देख लेना। बेटे कह रहे मैंने हमने देखी नहीं है, रुक जाओ। अब सुनो अच्छे से, आवाज नहीं। सुन लो अच्छे से और समझ लो और देख लो। देखो पहली चीज तो यही कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान क्यों किया। समर सिंह के समय ही हमने लिख लिया कि समर सिंह ने गुजरात अभियान के समय क्या लिया था, टैक्स लिया था, कर लिया था ना। हाँ जी कर लिया था, तो एक तो कारण वो हो गया। दूसरा कारण जो बताया जाता है वो बताया जाता है साम्राज्य विस्तार नीति, और तीसरा कारण बताया जाता है रावल रतन सिंह की रानी पद्मनी। केड़ी पद्मावती, मर जाओगे अभी। उसका नाम जो था ना तो पद्मावती था न पद्मावत था। ये नाम जो तुम बता रहे हो ये सब संजय लीला बंसाली के है, याद रखना। उसका नाम था, रावल रतन सिंह की रानी का नाम था पद्मिनी। क्या नाम था? अगर अब भी भूल जाओ तो याद रखो कौन सी मिनी। हाँ ध्यान रखना कौन सी मिनी। हाँ अब सुनो अच्छे से, बोर्ड की तरफ देखो। हम पढ़ रहे कौन से सिंह को? रतन सिंह को। और रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन? अलाउद्दीन। हाँ जी बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी। अब अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया, तो एक तो कारण बताया क्या वसूला था, कर वसूला। दूसरा कारण मैंने अभी बताया साम्राज्य विस्तार। तीसरा कारण यानी साम्राज्य विस्तार का मतलब वही सिकंदर सानी। और तीसरा कारण पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा थी, किसकी? रावल अलाउद्दीन खिलजी की। तो सुन लो अब अलाउद्दीन खिलजी का, अब अच्छे से सुनना ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हालांकि ये जो बातें बताई जाती है ये सिर्फ तो सिर्फ कपोल कल्पित बातें हैं। सर शासनकाल एक बार वापस बताओ ना, किसका? मेरा 1302 से 1303, सिर्फ कितने साल? एक वर्ष। ओके हाँ अब सुनिए अच्छे से। देखो पहली चीज तो ये पद्मिनी की घटना जो बताई जाती है इस पर भरोसा क्यों नहीं किया गया विद्वानों द्वारा, उसका मत सुनो, रीजन सुनो। पहली चीज तो ये घटना जो घटित होगी कब घटित होगी? बोलो। और जो एक ग्रंथ लिखा गया जो पद्मिनी का वो जो कारण बताया जाता है उस ग्रंथ का नाम है, और ये ग्रंथ लिखा था मलिक मोहम्मद, बोलो किसने? जायसी। और ये ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा 1540 में। कब लिखा? अब तुम खुद देखो घटना घटित कब हुई, ग्रंथ कब लिखा गया, तो लगभग 250 वर्षों का गैप है कि नहीं है। तो 250 वर्षों के बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने यह ग्रंथ लिखा, और आधुनिक विद्वानों ने कहा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने कहानी को रोमांटिक बनाने के लिए जो मन में आया छाप दिया। कंप्लीट ना। अब ये मलिक मोहम्मद जायसी अपने ग्रंथ में कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को 8 वर्षों तक घेरे रखा। कितने वर्षों तक? कितने वर्षों तक?
अब इसको कौन समझाए भाई को, क्या रे भले मानुस, उन्होंने शासन तो 1302 से कितने वर्ष किया, तो कहां से 8 वर्ष तक गिर कर बैठे रहे। सही है कि नहीं है? तो काफी विद्वानों ने तो कहा नहीं बात सही है, और कुछ ने इसको मान्यता नहीं दी। तो अब ग्रंथ लिख दिया गया, कारण बता दिया गया, तो हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले सुनो, हाँ, समर सिंह का शासनकाल बताना है, तो समर सिंह का शासनकाल है 1273 से 1302। कंप्लीट ना? अब इधर देख लो। अब मलिक, अब जो पूरी कहानी बताऊंगा ना, वो किसके अनुसार बताऊंगा? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ? तो देखो, मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि एक साम्राज्य था जिसका नाम था सिहल द्वीप। क्या नाम था? अरे बोलो। और सिहल द्वीप के राजा थे गंधर्व सेन। कौन से सेन? और ये सिहल द्वीप जो है कौन सी लंका में है? श्रीलंका में। और वहां के राजा कौन है? और गंधर्व सेन की आवाज है ना मेरे तक पहुंच रही है, और यहां पर थर्ड आई भी लगी हुई है। आप ये मत सोचना कि मैं बोलकर चुप हो जाऊंगा। आपके चारों तरफ खतरनाक वाला एचडी है जो आपकी आवाज को भी कैच करता है, इसलिए सावधान रहे और सतर्क रहे और बचे रहे। तो देखो, पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। कौन सी? अब गंधर्व सेन की अति सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी, और गंधर्व सेन और पद्मिनी के पास एक अच्छा क्वालिटी वाला तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। और हीरामन तोता जो था वो, याद रखना अच्छे से, इंसानों के समान बोलता था। अब गंधर्व सेन ने उस हीरामन तोते को कहा, देख भाई तेरे पास उड़ने की कला है, और मेरी पुत्री का विवाह ऐसे ही राजकुमार के साथ, राजा के साथ करूंगा जो सभी गुणों से गुणवान हो। किसी के साथ ऐसे तैसे के साथ नहीं करूंगा जो हाँ या फिर हाँ पीता हो। तू जा, हर एक साम्राज्य के ऊपर चक्कर लगा और देख कौन सा ऐसा साम्राज्य और कौन सा ऐसा राजा है जिसका साम्राज्य सभी गुणों से परिपूर्ण है। तो बिल्कुल ये बात हीरामन तोते को कही, तो हीरामन तोता फड़फड़ करता उड़ा, और कहा जाता है कि खूब सारे साम्राज्यों के उसने क्या लगाए? चक्कर लगाए। चक्कर लगाता लगाता वो पहुंचा कहां? चित्रकूट। कहां पहुंचा? यानी चित्तौड़ को पहले कहा जाता था चित्रकूट। कहां पहुंचा? अब चित्रकूट पहुंचा तो बिल्कुल वो चित्रकूट साम्राज्य के चारों तरफ क्या लगा रहा था? चक्कर लगा रहा था। अब चारों तरफ चक्कर लगा रहा था कि तभी एक तांत्रिक बैठा था। कौन बैठा था? बोलो। तांत्रिक, और तांत्रिक का नाम है राघव। बोलो कौन सा चेतन? राघव चेतन। ये राघव चेतन बैठा था, और ये क्या था? देखो अच्छे से, तांत्रिक था। तो राघव चेतन की नजर पड़ी उस उड़ते हुए हीरामन तोते पर नजर पड़ी, तो राघव चेतन ने कहा यार काफी समय से देख रहा हूं ये हमारे चित्रकूट साम्राज्य के चारों तरफ क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, तो मुझे कुछ दाढ़ में काला लग रहा है। तो वो तांत्रिक था, तो उसने बेटे ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस तोते को नीचे गिराया और पकड़ा, और पकड़कर लेकर गया किसके दरबार में? बोलो। रतन सिंह के दरबार में। अब कुछ विद्वान तो कहते हैं इस हीरामन तोते को रतन सिंह ने एक शिकारी से खरीदा था, और कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, शिकारी से खरीदा था किसने?
राघव चैतन्य, फिर राघव चैतन्य ले जाकर दे दिया किसको? तो आप तो सीधा यही समझो कि अंतिम रूप से किसके पास पहुंचा? अब बिल्कुल राघव चैतन्य उसको लेकर गया किनके पास? रतन सिंह जी के पास। और रतन सिंह जी को जाकर कहा कि ये हमारे चित्तौड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, हमें ये कोई दुश्मनों का गुप्तचर लग रहा है और हमारी खुफिया जानकारी लेकर दे रहा है। तो बच्चा लोग, रतन सिंह जी ने कहा बिल्कुल। राघव चैतन्य का याद रखना, चित्रकूट साम्राज्य में मतलब बड़ा आदर सम्मान होता था। तांत्रिक हुआ, सन्यासी हुआ, इनके पहले सम्मान होते थे। तो अब बच्चा लोग बिल्कुल दे दिया। अब वो राघव तो चला गया। अब हीरामन तोते को अपने हाथ पर बिठाया किसने? और ऐसे पकड़ ही रखा था, ऐसे पकड़ रखा था और अपने आंखों के पास लेकर गए। हाथ घुमाते घुमाते पकड़ा और पकड़ कर कहा, बोल कौन है तू और क्या जानकारी लेकर जा रहा था? सच सच बता वरना मरोड़ दूंगा। जब उसको ऐसे दबाया तब तोते ने कहा कि मैं न तो कोई गुप्तचर हूं ना कोई फुप्तचर हूं, मैं तो एक राजकुमारी के लिए, एक छोरी के लिए वर संभाल रहा हूं। यह कहते ही तो रतन सिंह जी ऐसे हाथ घुमाने लगे। क्या करने लगे? हाथ घुमाने लगे और कहा, जूच मंगाऊं जूच, मिर्ची मंगाऊं मिर्ची। यानी बिल्कुल अब सम्मान होने लगा किसका? हीरामन तोते का। हीरामन तोते ने कहा, जूच भी मंगा दो और मिर्ची भी मंगा दो। तो बिल्कुल कहने का मतलब बिल्कुल सब कुछ बातें हुई। फिर उसने जूच उच पिया, मिर्ची ची खाई और फिर कहा, रतन सिंह जी ने कहा, आप कुछ कह रहे थे, बताओ ना किसकी बात कर रहे थे? तब बच्चा लोग, अब हीरामन तोता पद्मनी के सौंदर्य का क्या करता है? बखान करता है। और बखान में कहता है कि मैं उस राजकुमारी की बात कर रहा हूं जिसकी हंसनी के समान चाल है। क्या है? और नागिन के सम्मान उसके। अच्छा, तुम्हें बहुत ज्यादा पता है बेटे, जैसे खुद बखान कर रहे हो। हीरामन तोते, नागिन के समान क्या है? बाल है। ये बातें बताई और कहा कि जब वो धूप में खड़ी होती है तो उसकी नाड़ियों में, उसकी रगों में क्या दौड़ता है? खून दौड़ता है, वो स्पष्ट दिखाई देता है। जब वो पान खाती है, क्या खाती है? ना कि बेगम और गुटखा। जब वो पान खाती है तो पान का जो पीक मुंह में होता है और उस पीक से जो कंठ का रंग बदलता है वो भी बाहर स्पष्ट दिखाई देता है। और कुछ खूब सारा का क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है। ये बात कही किसने? बोलो। अब हीरामन तोते ने कही, रतन सिंह जी सुनते गए सुनते गए। किसकी बात? हीरामन तोते की बात। और हीरामन तोता ये पूरा सौंदर्यता का बखान करके फड़ करके उड़ गया। अब जब उड़ा था बच्चा लोग, तब रतन सिंह जी ने कहा, ए भाई, कोई आईडी फाईडी देकर जा, पता कैसे लगाऊंगा? तब बच्चा लोग सुनो, तब हीरामन तोते ने उड़ते हुए कहा, सिंहल द्वीप साम्राज्य, गंधर्व सेन की पुत्री कौन? पद्मिनी। इतना सा बताया और चला गया। अब बच्चा लोग, आपको भी पता है। अब पता क्या है, सुनना अच्छे से। जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान में, और अभी मॉडर्न जमाने के हैं हम मॉडर्न जमाने के सबसे आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या होता है, घर के अंदर मम्मी और पापा किचन के अंदर बैठे हैं और पापा क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। सब्जी जो बनाई हुई है कड़ी, और सोगरा बिल्कुल चूर कर खा रहे हैं। तो पास में क्या पड़ा? मोबाइल। और आप उसके जस्ट किचन के पास वाले कमरे में ही क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। और एक ऐसा क्या है,
एक खिड़की है जिससे पापा और मम्मी क्या बात कर रहे हैं स्पष्ट सुनाई दे रहा है। अब हुआ क्या, पिताजी के मोबाइल पर फोन आया, तो पापा तो क्या खा रहे थे, खाना। तब मम्मी को कहा कि एक काम कर, फोन उठा लाउड स्पीकर पर कर दे। अब फोन जो आया था हमारे मामा का आया था। अब मामा का फोन आया, मम्मी ने लाउड स्पीकर पर कर दिया, तो मामा जी ने पापा को कहा कि जिया जी, बहनों जी, धोख दो। तो कहा हाँ जी साला जी, आज सुबह सुबह फोन किया, तो कहा फोन तो करना पड़ेगा, भाणु बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। भाणु के लिए मैंने लड़की देखी है। क्या देखी है, अब वो भाणु जस्ट पास वाले कमरे में ही बैठा, भाणु ने सुन लिया, ये किताबें फेंकी और खिड़की के पास आकर कान लगा दिया। अब मामा जी कह रहे, तो पापा ने पूछा अच्छा लड़की क्या कर रही है, तो मामा जी ने कहा बिल्कुल पढ़ाई करी है। पापा ने कहा बढ़िया, ठीक है, तो कह रहा फूट रही है, आप आ जाओ और रिश्ता नारियल नारियल 5 रुपए 10 रुपए देकर तय कर दो। अब बच्चा लोग सुनना, पापा ने कहा कि मैं बिल्कुल 1-2 बजे तक, दोपहर तक आ जाऊंगा। अब यह बात आपने सुन ली, भाणु ने सुन ली। अब बच्चा लोग, पापा जब तक नहीं पहुंचेंगे ना तब तक तो इधर हाय हेलो स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, अब ये बात पता चली तो हाथों हाथ आपने फोन लगाया मामा के लड़के को, ऊपर छत पर जाकर फोन लगाया मामा के लड़के को, कहा के क्या कर रहा है, तो कहा कुछ नहीं कर रहा हूं, तूने सुबह सुबह फोन कैसे किया, क्या अभी मामा का फोन आया था, क्या हाँ आया था, तो कहा वो कुछ बात कर रहे थे, तुझे पता है क्या, तो उसने कहा ओ। तब कहा सुनो, तब कहा कि कुछ नंबर आईडी फाईडी कबाड़। तब कहा यार अभी तो मेरे पास नहीं है, बिल्कुल मैं 1-2 बजे या 8, अभी 8 बजे 9 बजे है, 10 बजे तक कहीं से कबाड़ कर देता। अब उसने भाई साहब ने जैसे तैसे करके आईडी कबाड़ी आपको भेज दी। अब आप न जान ना पहचान, हाथों हाथ आईडी पे रिक्वेस्ट भेज के मैसेज भेजा है। अब उधर से वापस मैसेज आया हु आर यू, तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा इतनी इंग्लिश तो आती है नहीं, हमने सीधा भेजा आई एम होने वाला तेरा पति। तब कहा कैसे, कहा अभी 1 बजे मेरे पापा आ रहे हैं, क्या लेकर, इसे कहते हैं 4G 5G जमाना। अब पिताजी बेचारे स्नान नहीं कर रहे, इधर है स्टार्ट हो गया, और उधर से भी वापस हंसने वाले इमोजी आएंगे। सही है कि नहीं है, तो सुनो, आवाज नहीं, बस अब खत्म करो। तो इधर देखो, पद्मनी के सौंदर्य का जिक्र रतन सिंह को किसने किया रे। अब हीरामन तोता जैसे जैसे बताकर गया किसके सौंदर्य के बारे में, तो रतन सिंह जी रात्रि के समय सोते थे, तो जैसे बखान करता गया था कौन, हीरामन तोता, तो उसके जैसे ही सपनों में सोचने लगे कौन से सिंह जी, रतन सिंह जी। अब रतन सिंह जी ने कहा अब तो मुझे जाना पड़ेगा कौन से द्वीप, सिंहल द्वीप। मतलब फीलिंग है, जब रतन सिंह जी की बड़ी तो रतन सिंह जी ने गीत गाया, फीलिंग से भरिया मेरा दिल। अब रतन सिंह जी गए, बोलो कहां, सिंहल द्वीप की तरफ रवाना हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है, मलिक मोहम्मद, अरे बोलो कौन कह रहा है, हाँ आगे बढ़ो। अब सर सिवाना दुर्ग में जो तालाब है उसका नाम भांडेलाव तालाब है, हाँ भांडेलाव भी है, और याद रखना कौन सा है, मामदेव भी है। भाई जी छोरे बहुत खतरनाक। अब सुनो, कौन से द्वीप की तरफ जाने लगे, सिंहल द्वीप की तरफ जाने लगे। तो सुनना, अब सिंहल द्वीप की तरफ जा रहे थे कौन से सिंह जी। अब 1 मिनट के लिए बताओ, वो दूसरे साम्राज्य में जा रहे कि नहीं जा रहे। तो अगर एक राजा के वेश में जाए तो वहां के सैनिक उन्हें पकड़ ले कि नहीं पकड़ ले। तो रतन सिंह जी ने क्या किया, एक सन्यासी का वेश धारण किया और गए कौन से द्वीप में। अब सिंहल द्वीप में गए, सिंहल द्वीप की जनता को जाकर का कंठ लाल हो जाता है, नाड़ियों में खून दौड़ता हुआ दिखाई देता है, ऐसी कोई यहाँ रहती है क्या। तो जनता ने कहा बिल्कुल रहती है। तो कहा
कौन है? तो कहा हमारे सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन सी मिनी? तो कहा इसके दर्शन कहीं हो सकते हैं? तब जनता ने कहा मस्त रहो, नहीं होंगे। कहा क्यों? का रीजन कि वो कभी भी महलों से बाहर ही नहीं आती। तो कहा रतन सिंह जी का ऐसे थोड़ी हो सकता, कभी कभार तो पानीपता से खाने आती होगी। तो कहा नहीं, सीधा पानीपता से होम डिलीवर होता है। कहने का मतलब जैसे तैसे करके पता लगाया, तो जनता ने कहा नहीं वो बाहर नहीं आती है। तो कहा यार ऐसे थोड़ी होता है यार, इतना दूर से चल के आया हूं। तो मतलब जनता से उसने जानकारी ली, तो जनता से ये पता चला कि पद्मिनी कभी कभार उसका मूड होता है तो वो सुबह सुबह एक बगीचा है, उस बगीचे में घूमने आती। यह बात कही, वहां से रतन सिंह जी दौड़े, किधर? बगीचे की तरफ। जनता वाले उन लोगों ने कहा भाई किधर जा रखा? बगीचे में। अब बगीचे में गए, एक दिन निकाला, 2 दिन निकाला, 2 साल निकाले। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मलिक मोहम्मद जायसी कह रहा है कि रतन सिंह ने सन्यासी के वेश में सिंहल द्वीप के बगीचे में 12 वर्षों तक इंतजार किया। कितने वर्षों तक? अब इस भले मानुष को कौन समझाए कि उन्होंने शासन कितना किया? अब बताओ, इसीलिए तो ये पद्मावत ग्रंथ पर किसी ने भी विश्वास, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो जब इस ग्रंथ की जानकारी पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये बातें झूठी पड़ जाती है। पर अब करे क्या, पढ़ना तो पड़ेगा। तो 12, चलो अच्छा 15 है क्या? हाँ, अब सुनना अच्छे से। हाँ बिल्कुल, दोनों एक ही तालाब है और 2 नाम है, कंप्लीट। अब मस्त रहो आप। अब इधर देखो, इधर बगीचे में पहुंच गए हैं तो अब सुनो अच्छे से। अब बगीचे में, चलो हम मानते हैं कि भाई बिल्कुल उन्होंने समय वहां पर बिताया। अब आपको पता है वो इंतजार कर रहे थे किसका? अरे बोलो किसका? और आपको पता है जब समय खराब चलता है तो हम किसी का इंतजार तो किसी और का करते हैं। जैसे हम कहते हैं आज शाम 5 बजे कांजी स्वीट होम वाली पतली गली में इंतजार करूंगा। अब वहां पर 5 बजे हम जाकर खड़े होते हैं, किस्मत खराब होता है कि 5 बजे हमने जिसको बुलाया वो तो आया नहीं या आई नहीं, और उसके पापा आ गए उस गली में। अब हम उनको देखते तब कहता ये किधर से आ गए? अब उधर से खान जी से पदम जी से रोटरी सर्कलर, पता नहीं किधर किधर भागोगे और फिर कहोगे मर जाता हास, तो वो काम मर गया आ गए। तो ऐसा ही रतन सिंह के साथ हुआ। अब वो इंतजार तो कर रहे थे किसका? पद्मिनी नहीं आई। एक दिन पद्मिनी के पिताजी, कौन? गंधर्व सेन, मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने सैनिकों के साथ उस बगीचे में पहुंचे। अब बगीचे में पहुंचे तो आगे बिल्कुल बैठे कौन? कौन से वेश में? सन्यासी के वेश में, और माला घुमा रहे थे कि सैनिकों को। और उस राजा को देखा तो धड़कने तेज हुई, माला फर्स्ट फिरने लगी और कहा राम 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 राम, ये कौन आया है? तो बिल्कुल बच्चा लोग, अब धड़कने तेज हुई। गंधर्व सेन की भी नजरें पड़ी, तो गंधर्व सेन भी राजा थे। रतन सिंह जी को सन्यासी के वेश में देखते ही उन्होंने एक नजर में पहचान लिया कि ये बंदा कोई और है जो सन्यासी के वेश में यहां बैठा है। अब अच्छा लोग, बिल्कुल गंधर्व सेन, मैंने आपको पहले भी कहा, ऋषि मुनियों का, संतों का, सन्यासियों का, इनका पहले बहुत आदर सम्मान होता था। तो गंधर्व सेन की भी नजर पड़ी, तो गंधर्व सेन जी गए रतन सिंह जी के पास और रतन सिंह जी को जाकर कहा धोख दो। तो बिल्कुल रतन सिंह जी ने कहा आयुष्मान भव। तो कहा कि आप यहां पर क्या कर रहे हो सन्यासी जी, हमारे दरबार में चलिए। तब रतन सिंह जी ने कहा नो नो, आई एम कंफर्टेबल हियर, मैं यहां एकदम सही फील कर रहा हूं। तब कहा नहीं, आपको चलना पड़ेगा। तो बिल्कुल ले जाया गया किनको? रतन सिंह जी को। कहां? दरबार में। अब दरबार लगा,
गंधर्व सेन जी दरबार में आए और बैठे। गंधर्व सेन ने रतन सिंह जी को एक ही बार कहा कि एक ही बार पूछूंगा, सच सच बताओ कौन हो। तब रतन सिंह जी ने कहा हम सन्यासी हैं। तब गंधर्व सेन ने कहा सन्यासी जी को भीतर ले जाकर स्वेग से इनका स्वागत करो। अब सन्यासी जी यानी रतन सिंह जी को लेकर गए कि कहा जेल खाने में दोनों हाथ बंद है और सैनिकों ने धमाधम कोड़े मारे। तो रतन सिंह जी के जब तक कोड़े खाने की क्षमता थी तब तक तो उन्होंने ऐसे आडे टेढ़े होके खाए, और जब क्षमता खत्म हुई तब बिल्कुल जो सैनिक ठोक रहे थे उन सैनिकों को कहा ए तुम्हें कसम है किसी ने ठोक दिया तो हम भी क्या है राजा है। तब उन सैनिकों ने कहा तो पहले ही बोल देते, इतने खाए ही क्यों। तो कहा मजबूरी थी हमें खोला जाए। अब खोला गया, कोड़े पड़े थे, भयंकर वाले पड़े थे, तो बिल्कुल आए किनके सामने, गंधर्व सेन के सामने। और गंधर्व सेन ने कहा बताओ कौन हो। तब रतन सिंह ने कहा हम राजपूताना के चित्रकूट साम्राज्य के राजा रावल रतन सिंह है। तब गंधर्व सेन ने कहा तो फिर इस वेश में बैठे रहने का कारण। तब रतन सिंह जी ने कहा एक फड़फड़ करता आया था, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है, कह के गया। ये मतलब परिचय बताया, कह के गया मुझे तो पहले ही पता था कि दाढ़ में कुछ, पर करूं क्या, फीलिंग ज्यादा थी इसलिए यहां पर आ गया। तो बच्चा लोग जब उसने रतन सिंह जी ने किसके सौंदर्यता का बखान किया, बोलो पद्मनी का। तो बिल्कुल गंधर्व सेन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी थी, हीरामन तोते को। तो गंधर्व सेन समझ गए थे कि हीरामन तोते ने जिसको चुना वो ये है। तब बच्चा लोग अब गंधर्व सेन हंसने लगे। रतन सिंह जी ने कहा क्या हुआ। अभी तक रतन सिंह जी को पता नहीं कि ये गंधर्व सेन जी जो है ये पिता है किसके, पद्मनी के। उनको ये नहीं पता कि गंधर्व सेन यही है। अब गंधर्व सेन ने कहा कि आप जिस राजकुमारी का बखान कर रहे हो वो हमारी बेटी है। तब रतन सिंह जी ने कहा तब तो सही जगह पर आया और जूते खाए हुए काम आए। तब कहा बिल्कुल ये बात कही तो बिल्कुल सुनो। रतन सिंह जी दरबार में थे, गंधर्व सेन ने भी अपने दरबार में बुलाया किसको, पद्मनी को बुलाया। तो देखो काफी जूते तो पड़े हुए थे, घायल तो थे ही थे। पद्मनी आई, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है बोलो, मलिक मोहम्मद जायसी कह रहा है कि रतन सिंह जी आदे तो घायल थे ही थे। और जब पद्मनी दरबार में आई तो पद्मनी की खूबसूरती को देखकर रतन सिंह जी ने देखा तो कहा इतनी फूट रही है और बेहोश हो गए। क्या हो गए, बेहोश हो गए। पद्मनी को पहली बार रियलाइज हुआ था कि वास्तव में मैं फूट रही हूं कि मेरे को देखकर कोई बेहोश हो जाए। अब बच्चा लोग गंधर्व सेन ने पद्मनी को पूछा पसंद है, तब कहा पसंद है। इडियट कहीं का, बेहोश हो गया। तो बच्चा लोग बोलो समझ में आया, अरे समझ में आया ना। हाँ, अब तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है, अरे बोलो क्या क्या हुआ? एक जना बोलो क्या, सभी साथ में ये कर रहे। लकड़ी नहीं है बेटो में, वो झुंड कैसे भागता है भेड़ जैसे। हाँ हाँ, अरे एक जना बोलो ताकि पता तो चले क्या कह रहे हो। अब नहीं बोलेंगे सर, मस्त रहो, अब सुनो अच्छे से। अब अच्छा लोग बिल्कुल गंधर्व सेन ने ये बात कही तो गंधर्व सेन ने बिल्कुल, अब सुनना, गंधर्व सेन ने बिल्कुल पद्मनी का विवाह किया किसके साथ, पर सुनो वो भी एक साम्राज्य के राजा थे। गंधर्व सेन ने कहा कि इतनी दूर मेरी पुत्री जाएगी, कहीं कोई षड्यंत्र रचा गया, मेरी पुत्री को कल रतन सिंह ने दुख दिया तो फिर मेरी पुत्री का क्या होगा।
इसलिए गंधर्व सैन्य ने पद्मिनी की हिफाजत और रक्षा के लिए 2 बॉडीगार्ड भेजे, गोरा और बादल, जो काका और भतीजे थे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब बिल्कुल वहां से रवाना किया किनको? पद्मिनी और रतन सिंह जी को। अब आगे आए और हाँ बिल्कुल ये मैंने ही बताया है, ऐसा कुछ नहीं है नितेश, मस्त रहो। अब बच्चा लोग बिल्कुल रतन सिंह जी पद्मिनी को लेकर जिस जिस साम्राज्य से गुजर रहे थे, उस हर एक साम्राज्य के अंदर पद्मिनी के सौंदर्य की क्या हो रही थी? हाँ, चर्चा हो रही थी। अब बच्चा लोग बिल्कुल पद्मिनी को लेकर कहां पहुंचे? वो चित्रकूट पहुंचे। तो आसपास के रियासतों में पता चला कि रतन सिंह जी की रानी इतनी खूबसूरत है। तब बच्चा लोग याद रखना, आसपास की साम्राज्य की जो जनता होती थी वो देखने आती थी किसको? पद्मिनी को। किसको? पद्मिनी को देखने आती थी बच्चा लोग। तो कहा जाता है कि एक बार काफी जनता चित्रकूट से पद्मिनी को देखकर जा रही थी, तब रास्ते में बैठा था कौन? राघव चेतन। तो जनता जो जा रही थी वो बिल्कुल पद्मिनी के सौंदर्य का क्या कर रही थी? बखान कर रही थी। तब राघव चेतन ने कहा, ये इतना बड़ा भीड़ का जो झुंड है ये किधर से आ रहा है, ये किसकी बातें कर रहे हैं? तो राघव चेतन गया और कहा, तुम किसकी बातें कर रहे हो? तब जनता ने कहा, सन्यासी तुझे नहीं पता कि रतन सिंह की रानी के बारे में? तब ये बात पता चली किसको? राघव चेतन को। तो राघव चेतन ने कहा, ऐसी कैसी रानी लाया, मैं भी तो जाकर देखो। तो बच्चा लोग बिल्कुल राघव चेतन, मैंने आपको पहले ही कहा, सन्यासी था, एक तांत्रिक था, और दरबार में पहले सन्यासी हुए, ऋषि मुनि हुए, इनका बहुत आदर सम्मान किया जाता था। तो राघव चेतन गया कहा? दरबार के अंदर, और बिल्कुल वहां पर घूमा। उसने देखा पद्मिनी को, तो पद्मिनी को देखकर खुद प्राप्त करने की चेष्टा करने लगा। किसको? पद्मिनी को। और वो था क्या? बोलो, तांत्रिक। और तांत्रिक के तहत वो खूब सारी ऐसी विद्याएं करने लगा। एक बार कहा जाता है कि ये राघव चेतन मौका पाकर पद्मिनी के कक्ष तक घुस जाता है। कहां तक? कक्ष तक घुस जाता है। तब एक बार पद्मिनी इसको देख लेती है और पद्मिनी ये बात बताती है किसको? रतन सिंह जी को। रतन सिंह जी को कहती कि ये बात है, हमें मतलब हमारे पीछे है पड़ा हुआ कौन? राघव चेतन। तब ये बात रतन सिंह को पता चलती है। तो रतन सिंह सैनिकों को कहते हैं, किसको लेकर आओ? राघव चेतन को। कहा जाता है रात्रि का समय था उस समय। राघव चेतन को पकड़ कर लाए, दरबार में उपस्थित किया गया। रावल रतन सिंह सीधा जाकर सिर उड़ाने लगे। किसका? राघव चेतन का। उस समय कुछ सामंतों ने रोक दिया, सेनापतियों ने कहा, देखो एक राजा एक सन्यासी को मारे और ये साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं है, आप इन्हें मृत्युदंड मत दीजिए। तब अच्छा लोग याद रखना, तब क्या होता है? रतन सिंह जी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसे इंसान को अपने साम्राज्य में रहने का अधिकार नहीं देता हूं जो नारियों का सम्मान नहीं करता हो, मैं इन्हें देश निकाला देता हूं। राघव चेतन को कहा कि सूरज की सुबह की पहली किरण पड़े उसके पहले हमारा देश छोड़कर चले जाना। हमारे देश में, साम्राज्य में कहीं पर भी अगर सुबह की किरण के साथ घूमते हुए दिखाई दिए तो हमारे सैनिक तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। ये बात राघव चेतन को कही। तब राघव चेतन ने कहा, रतन सिंह इस थोबड़े को अच्छे से देख ले, मैं वापस लौट कर आऊंगा तो जिस पर अभिमान कर रहा है न तो वो बचेगा और ना ही तेरा ये साम्राज्य, दोनों को मिट्टी में मिला दूंगा। यह कहकर राघव चेतन चला कहां? दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में गया किसके पास? बोलो किसके पास?
हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। तब कहा जाता है उस समय भी रात्रि का समय था, लाल आंखें हो रखी थी राघव चेतन की, गुस्सा आया हुआ था क्योंकि बदले की एक आग चल रही थी। तो रात्रि के समय पहुंचा तो पहरेदारों को जाकर कहा कि जाओ तुम्हारे सुल्तान को कहो कि राघव चेतन चित्रकूट साम्राज्य से अति महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया, संदेश लेकर आया। तब बिल्कुल कहा जाता है कि आए कौन? अलाउद्दीन खिलजी दरबार में, और गया राघव चेतन। राघव चेतन ने सीधा सुल्तान को कहा, सुल्तान तू मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, मैं जो कहूंगा वो तू करेगा। तो सुल्तान ने कहा बिल्कुल, बताइए क्या करना है। तो कहा तेरी जितनी कितनी भी बैग में उन सबको दरबार में बुला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा और कोई मुझे और मारने का षड्यंत्र रच रही है चिमना के जैसे। याद है ना? हाँ, ये एक्सपीरियंस किसका बोल रहा था? अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन ने कहा साला और कोई मामला है। तो बिल्कुल अलाउद्दीन ने हरम में से अपनी बेगमों को बुलाया, ज्यादा नहीं आई थी, 100-200 एक बेग में आई थी। तो राघव चेतन ने कहा इतनी है? तो कहा नहीं, अभी बेग में तो खूब सारी है, आधी पिहर गई हुई है, 100-150 एक वो आ जाएगी, अभी यही है। तो कहा जाता है कि बिल्कुल उन बेगमों के चेहरे देखे किसने? राघव चेतन ने। और राघव चेतन ने सुल्तान को कहा सुल्तान तू इनको बेग में कहता है? सुल्तान ने कहा वाह यार, दरबार मेरा, बेग में मेरी, और मेरे ही सामने मेरी बेगमों की बेइज्जती। तब सुल्तान ने थोड़ी तलवार निकाली, तब कहा नहीं नहीं बहुत खूबसूरत है, पर उसके इतना ही कहा कि रुक जा। सुल्तान ने कहा रुक जा। सुल्तान ने सभी बेगमों को कहा अंदर मरो, उनके सामने जिक्र हो जाए, मामला बिगड़ जाए ना। सभी बेग में गई हरम के अंदर, और फिर सुल्तान ने राघव को कहा अब बता क्या कह रहा था। तो अब क्या बताया क्या नहीं बताया देखना ना भूले कल का महा एपिसोड। ओके।